नामालूम भत्ताखोर की धमकी आमेज फोन कॉल्स ने इलाके के ताजरों का जीना दूभर कर दिया था और यह भत्ताखोर इस कदर चालाक था कि उसको पकड़ने के लिए पुलिस को लोहे के चने चबाने पड़ रहे थे। एक शख्स इंतहाई घबराहट और परेशानी के आलम में थाने में दाखिल हुआ और हेड मुहर्रिर के पास पहुंचकर अपने साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगा। जी फरमाइए, क्या मसला है? इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशानी में आया हूँ। मुझे कोई 10 लाख रुपए भत्ता मांग रहा है फोन पे। अच्छा, बैठ जाएं आप। और जरा मुझे ये बताएं कि कौन है वो? इंस्पेक्टर साहब, ये तो मैं नहीं जानता कौन है, बस फोन पे धमकी दे रहा है कि अगर 10 लाख नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लूंगा। अच्छा, नंबर दिखा जरा मुझे। लेकिन सर, ये नंबर है। हेड मुहर्रिर ने उस शख्स का फोन लिया और उसे गौर से देखने लगा और फिर नामालूम कॉलर को उसने कॉल मिला दी, मगर फोन बंद था। फिलहाल तो ये नंबर बंद है, लेकिन मैंने नंबर नोट कर लिया है। हम पता करते हैं, आप घबराएं नहीं। घबराऊं कैसे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप फिक्र मत करें, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इन भत्ताखोरों तक पहुंच जाएंगे। आप तसल्ली से अपने घर जाएं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। वो शख्स थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद जरा सहमा थाने से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच गया। अभी वो घर में दाखिल हुआ था कि उसका फोन एक बार फिर बजने लगा। उसने फोन कान से लगाया तो ये उसी मुबैना भत्ताखोर की कॉल थी। ठीक है, कहाँ पहुँचानी है रकम? तुम रकम का बंदोबस्त करके रखो, मैं वक्त और जगह बता दूंगा। और हाँ, ज्यादा चालाकी दिखाई तो समझ लेना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, समझे? ठीक है। डरा सहमा शख्स घर में दाखिल हुआ तो सामने उसकी साली नजर आई, जिसकी उम्र मुश्किल से 17-18 बरस थी। बहनोई के अचानक आ जाने पर वो घबरा सी गई। शायद वो चोरी छुपे किसी से फोन पर बात कर रही थी। बहनोई ने एक सरसरी नजर 17 साला लुबना पर डाली, लेकिन उससे बातचीत किए बगैर उसके पास से गुजरता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसने अलमारी खोलकर अपनी चेकबुक निकाली। थोड़ी देर वो चेकबुक के सफ़ात उलट पलट कर देखता रहा और फिर चेकबुक खामोशी से अपनी जगह रख दी। बहनोई कमरे से निकलकर चला गया तो उसकी साली दबे पांव कमरे में दाखिल हो गई। जब उसे अच्छी तरह यकीन हो गया कि काफी देर तक कमरे में कोई नहीं आएगा, उसने अलमारी खोलकर चेकबुक निकाल ली। जैसे ही उसने चेकबुक खोली, उसमें 10 लाख रुपए का एक क्रॉस चेक मौजूद था। साली ने एहतियात से क्रॉस चेक फाड़ लिया और उसे लेकर दूसरे कमरे में आ गई और इत्मीनान से टीवी खोलकर उसे देखने लगी। लुबना का बहनोई भत्ताखोर की फोन कॉल्स के बाद पहले ही जहनी अजियत का शिकार था और अब 10 लाख का क्रॉस चेक चोरी हो जाने के बाद उसका शक उसकी साली की तरफ जा रहा था। लुबना, मेरा चेक गायब है, तुमने देखा है? नहीं भाईजान, कहाँ रखा था आपने चेक? रखना कहाँ था, यही चेकबुक में था, किसी को पेमेंट करनी थी। पता नहीं भाईजान, वही ढूंढे, वही रखा होगा। कहाँ ढूंढूं, उसी जगह रखा था चेकबुक के अंदर, और तुम्हारे अलावा तो कोई है भी नहीं। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अरे शक नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। समझ गई भाईजान, आप मुझे चोर समझ रहे हैं। जा रही हूं मैं अपने घर। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुनो। लुबना, लुबना नाराज होकर अपने बहनोई के घर से चली गई थी, जबकि बहनोई शदीद गुस्से, निदामत और परेशानी के आलम में हाँफ रहा था कि इसी दौरान उसी भत्ताखोर की कॉल आ गई। जी कौन? क्या हुआ 10 लाख का?
भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुदा के लिए मुझ पे रहम करो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी बड़ी रकम का मैं कैसे बंदोबस्त करूंगा? मुझ पे रहम करो भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, कल तुम्हारे बच्चे तो स्कूल जाएंगे ना। भत्ताखोर ने धमकी देने के बाद फोन बंद कर दिया था। उधर लुबना बहनोई के घर से निकलकर अपने घर पहुंच चुकी थी और अपने किसी क्लास फेलो को फोन कर रही थी। हेलो आमिर, मेरा एक काम कर दो यार। आमिर, मेरा चेक कैश करवा दो, बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, मेरे घर के पास जो चौक है वहां आ जाओ, मैं तुम्हें वहां चेक दे दूंगी और बाइक पे आना। लुबना अभी कम उम्र थी या उसे ये बात मालूम नहीं थी कि किसी दूसरे शख्स के नाम का क्रॉस चेक अपने या किसी दूसरे के अकाउंट में नहीं जमा कराया जा सकता, और ये बात शायद उसके दोस्त को भी मालूम ना थी। उस दिन लुबना का दोस्त जब चेक लेकर बैंक में दाखिल हुआ तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि उसे क्या करना है। फिर उसने हेल्प डेस्क पर बैठी लड़की के सामने चेक रख दिया। लड़की ने डिपॉजिट वाउचर स्लिप उसके सामने रख दी। जी, किसके नाम पर जमा होगा ये चेक? ये लुबना के अकाउंट में जमा करना। मगर इस पर तो किसी और का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे क्या मालूम? आपको किसने दिया ये चेक? ये मेरी क्लास फेलो है लुबना, ये उसने मुझे दिया था। अच्छा ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं आपका मसला हल कराती हूँ। बैंक के अमले ने लुबना के दोस्त को शक की बुनियाद पर पुलिस के हवाले कर दिया था और पुलिस लुबना की तलाश में थी। उधर 10 लाख का चेक चोरी होने और भत्ताखोर की मुसलसल धमकी आमेज कॉल के बाद लुबना का बहनोई अपना जहनी तवाजुन होता जा रहा था। वो हर वक्त खिड़कियों और दरवाजों को चेक करता रहता और दरवाजों में ताले डाल कर रखता। फोन की घंटी बजती तो उसका दिल धड़कने लगता। उस दिन फोन की घंटी बजी तो उसने भत्ताखोर की कॉल समझकर फोन कान से लगा लिया, मगर उधर से उसकी साली लुबना बोल रही थी। जी जी, मैं इंतजाम कर रहा हूँ। भाईजान, मैं बोल रही हूँ लुबना। किसका इंतजाम कर रहे हैं आप? अरे मैं समझा भत्ताखोर का फोन है। भत्ताखोर? भाईजान, क्या हो गया आपको? आप कब से इतने डरपोक हो गए हैं? अच्छा ये बताएं, चेक मिल गया आपको? नहीं नहीं, पता नहीं, जमीन खा गई आसमान। वैसे मुझे हैरत है, पुलिस ने एक भत्ताखोर को पकड़ा तो है। तुम शायद जानती हो, आमिर नाम का लड़का है। तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता है, तुम तो जानती होगी। आमिर? मगर उसके पास चेक कहाँ से आया? पता नहीं, मगर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जी जी भाईजान, मैं भी पता करती हूँ। लुबना को अंदाजा हो गया था कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है और अब उसका बहनोई उसे जेल की हवा खिलवा देगा। वो बेचैनी के आलम में इधर से उधर टहल रही थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर को देखेगा। शब्बीर को मालूम हुआ है कि लुबना के बहनोई को जिस नंबर से कॉल्स की जा रही थी, उसी नंबर से और लोगों से भी भत्ता मांगा जा रहा था और ये सिलसिला तकरीबन 3 माह से जारी था और पुलिस भत्ताखोर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। लुबना के चेक कैश कराने की कोशिश करने वाले दोस्त को हिरासत में लेने के बाद पुलिस का दावा था कि अब वो भत्ताखोर के बहुत करीब पहुंच चुकी है। रात का वक्त था। पुलिस एक मकान में खामोशी से दाखिल हुई। घर में मौजूद अफराद गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन एक कमरे से बोलने की आवाज आ रही थी। पुलिस एहलकार दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। पैसा कब और कहाँ पहुँचाना है ये मैं तुम्हें खुद फोन करके बताऊंगा। पैसा लाते वक्त किसी को साथ लेकर मत आना। कॉल ट्रेस की जा चुकी थी। मैं वक्त और जगह बता दूंगा, और हाँ, ज्यादा चालाकी दिखाई तो समझ लेना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ।
पुलिस एहलकार के फोन में जो आवाज आ रही थी वो किसी मर्द की आवाज थी जो किसी ताजिर को भत्ता अदा करने की धमकी दे रहा था। मर्द की आवाज सुनकर पुलिस वाला दंग रह गया। उसने कानों से फोन उठाया तो कमरे से जो आवाज आ रही थी वो किसी लड़की की आवाज थी। तुम्हारा घर, तुम्हारा दफ्तर, तुम्हारे बच्चे, सब पता है। 40 लाख से एक पैसा कम नहीं। पुलिस अजीब मखमसे में फंस गई थी। मर्द और औरत की आवाजों ने पुलिस को बौखला कर रख दिया था। कल शाम 5 बजे तक अगर पैसे नहीं मिले बस तो फिर। अब पुलिस एहलकारों के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो दरवाजे पर लात मारकर अंदर दाखिल हो जाती। पुलिस ने यही किया। एक पुलिस एहलकार ने जब लात मारकर दरवाजा खोला तो उसके सब साथी अंदर दाखिल हो गए। कमरे में हैंड्स अप की आवाज गूंजने लगी। पुलिस ने हल्ला मारकर जैसे ही मुबैना भत्ताखोर के सर पर पीछे की जानिब से बंदूक की नाली रखी, भत्ताखोर ने आहिस्ता से गर्दन घुमाई। पुलिस हैरान रह गई। ये वही 17 साला लड़की लुबना थी जिसने अपने बहनोई का चेक चोरी किया था। लुबना को चेक चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश लुबना ने बताया कि न सिर्फ वो चोर थी बल्कि वो एक भत्ताखोर भी थी। इस जादूगर हसीना की अनोखी वारदात का तरीका आप इस बयान में देखिए। हाँ भाई, तो ये सब कुछ कैसे किया तूने? मेरे लिए लोगों को भत्ते की कॉल बहुत आसान हो गई थी। कुछ करना ही नहीं पड़ता था। एक दिन मैंने अपनी मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया तो मेरी आवाज़ मर्दाना आवाज़ में तब्दील हो गई। बस फिर क्या। मोबाइल दो अपना। ये अपना नंबर डायल किया है मैंने। अब मुझसे बात करो और बताओ कि किस एप्लीकेशन से ऐसा हो रहा था। हेलो, मैं खतरनाक तंजीम से बात कर रही हूँ। तुम रकम का बंदोबस्त करके रखो, मैं वक्त और जगह बता दूंगा। अच्छा, तो ये गेम था। शब्बीर को मालूम हुआ है कि लुबना महज शुगल के लिए मर्दाना आवाज तब्दील करके लोगों को डराती थी और भत्ते के लिए धमकी आमेज कॉल किया करती थी। उसने ना सिर्फ अपने बहनोई को ऐठा था बल्कि उसने खतीर रकम के लिए एक ताजिर को भी कॉल की। शब्बीर ने पेशावर की इस फूलन देवी की दीदा दिलेरी पर हैरत का इजहार किया है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि मुबैना भत्ताखोर लुबना की जमानत हो गई है क्योंकि उसे उसके बहनोई ने माफ कर दिया है और लुबना ने जिस ताजिर से पैसे ऐंठे थे वो भी वापस कर दिए हैं। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। कराची की रिहायशी एक बेवा पर उसके ससुराल वाले ये इल्जाम लगा रहे थे कि वो अपने शौहर के कत्ल में मुलव्विस थी। आप भी देखिए। शाहिदा का 17 साला देवर हुसैन घर में घुसा तो उसकी बड़ी बहन उसे घूर कर देखने लगी। हुसैन बहन से नजरें बचाकर दूसरे कमरे में चला गया तो उसकी माँ उसे गुस्से से घूर रही थी। हुसैन ने माँ से नजरें चुराई और दूसरी तरफ चला गया। हुसैन ने एक दरवाजा खोला और उसमें से कोई चीज तलाश करने लगा। बहन इंतहाई गुस्से के आलम में उसके पीछे खड़ी सारा मंजर देखती रही। हम थप्पड़ मार के तेरा मुंह लाल कर देगा। अपना उम्र देख और अपनी हरकतें देख। मैंने क्या किया है? देख, हम तुमको समझा रहे हैं, वो औरत अच्छा औरत नहीं है, वो तुमको खराब कर देगा। तू क्यों इल्जाम लगा रही है? वो भाभी है, मेरी भाभी। बाढ़ में गया ऐसा भाभी, वो 2 नंबर औरत है। तुम्हारा बड़े भाई का कातिल, तुम उसको किधर छोड़ के आए हैं? मुझे क्या पता, अपने काम पर होगी।
हम तेरा मुंह नोच लेगा अगर तूने हमसे झूठ बोला तो। अभी बड़ी बहन छोटे भाई को डांट डपट कर ही रही थी कि हुसैन की भाभी शाहिदा घर में दाखिल हो गई। हुसैन की बहन शाहिदा को घूरती हुई दूसरी तरफ चली गई। क्या हो गया हुसैन? भाभी ये लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जा जरा बुलाकर तो ला अपनी बहन को, अभी देखती हूँ मैं उसे। शाहिदा की कुछ अरसे पहले हुसैन के बड़े भाई से शादी हुई थी, लेकिन नामालूम लोगों ने शाहिदा के शौहर को कत्ल कर दिया था और शाहिदा के ससुराल वालों को शक था कि शाहिदा के शौहर अब्बास के कत्ल में खुद उसकी बीवी शाहिदा मुलविस है। शाहिदा के शौहर के कत्ल के बाद शाहिदा ने ससुराल में इद्दत पूरी की, लेकिन उसके ससुराल वाले उससे खुश नहीं थे। पूरे घर में शाहिदा की अगर किसी से बातचीत थी तो वो शाहिदा का 17 साला देवर हुसैन था, जो शाहिदा से उम्र में आधा था। शाहिदा की नंद और सास हुसैन को शाहिदा से बातचीत करते देखते तो जलकर खाक हो जाते। एक दिन का जिक्र है कि शाहिदा की सास और नंद और शाहिदा के दरमियान लड़ाई हो रही थी। हुसैन घर में मौजूद नहीं था। तुमने हमको बड़ा दुख दिया है। तुम लोग क्या बातें करता? हाँ, क्या हुसैन का हमारा कोई ताल्लुक है? अम्मा, क्या अब हम झूठ बोल रहे? तुम्हें शर्म नहीं आता? अभी तुम्हारे मियाँ को मरे अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है कि तुम हमारे छोटे भाई के पीछे पड़ गया। चलिए हो गई है, जबान संभाल के बात कर, वरना जबान खींच लूंगी तेरी। देख बेटा, हमारा घर बर्बाद मत कर। तू ऐसे कर, अपनी माँ के घर चली जा। हाँ हाँ चली जाऊंगी। मेरे मियाँ ने जो मेरे नाम पे प्लाट के कागजात दिए थे वो इधर दे, तो हम चला जाएगा। अरे जाओ रे, अगर तुम इज्जत से रहता तो हम तुम्हारी शादी अपने बड़े भाई से करा देता, लेकिन तुम तो हमारे छोटे भाई के पीछे ही पड़ गया। हाँ, घर के हालात इंतहाई खराब हो चुके थे। शाहिदा के ससुराल वाले अब खुलकर ये इल्जाम लगाना शुरू हो गए थे कि शाहिदा ने ही अपने शौहर को कत्ल करवाया था और फिर अपने शौहर की जायदाद को हथियाने के लिए वो अपने छोटे देवर पर डोरे डाल रही थी। फिर एक दिन शाहिदा घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई। शाहिदा और उसके छोटे देवर के दरमियान क्या ताल्लुकात थे अभी तक वाज़ेह नहीं था, लेकिन एक दिन घर में भौचाल सा आ गया जब शाहिदा के 17 साला देवर ने अपनी माँ के सामने एक धमाका खेज इंकशाफ कर दिया। माँ, तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या बात है? बोल। रात में भाई आए थे मेरे ख्वाब में। क्या बोल रहा था भाई? वो बोल रहा था कि भाभी से शादी कर लो। अरे तू चढ़िया तो नहीं हो गया है कहीं? वो तुझसे उम्र में कितना बड़ा है तुझे मालूम? वो तेरे बड़े भाई का कातिल है। उसी नहीं तो उसको मंशिया से फंसाया था। वो सिर्फ पैसों का लालची है। जहां उसका लालच निकला ना, वो तुझे छोड़ देगा। वो सिर्फ पैसे वालों को ही ढूंढता है, समझा? बात करता है। इस वाकये के बाद एक दिन हुसैन अपने घर से गायब हो गया और फिर यह खबर भी आ गई कि शाहिदा ने अपनी उम्र से आधी उम्र के देवर के साथ शादी कर ली थी। हुसैन और शाहिदा की शादी की खबर जब हुसैन के घर वालों को मिली तो एक कोहराम मच गया। हुसैन की बड़ी बहन का बस चलता तो वो शाहिदा की चुटिया पकड़कर उसकी नाक रगड़ देती। शब्बीर ने जब इस वाक़े की तहकीकात के लिए शाहिदा से राब्ता किया तो शाहिदा ने मजलूमियत की दास्तान सुनाते हुए बताया कि उसका देवर ही उसमें दिलचस्पी ले रहा था और उसने अपने बच्चों की खातिर देवर से शादी कर ली थी। मैंने कहा तुम्हारी माँ नहीं मान रही, मैं कैसे तुम्हारे साथ करूं? तुम्हारी माँ माने तो मैं करूं ना। तो कहने लगा कि नहीं, मेरा भाई मेरे ख्वाब में आया था, उसने मुझे बोला है कि मैं अपनी भाभी के साथ तुम निकाह कर लो, उसके ऊपर बहुत जुल्म होता है, तुम उसका सहारा बन जाओ। 3-4 महीने के बाद मेरे ख्वाब में आया, मेरे को बोला तू मेरे बीवी के साथ शादी कर। मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने अपने माँ को बोला, उसने बोला नहीं है ठीक है। वो नहीं मान रहे थे घर वाले, तो मैंने ज़बरदस्ती इसके साथ किया। तो उसने मुझसे जब कहा
तो मैंने कहा सही है, कहीं और मैं अगर करूँगी तो, क्योंकि वो मर्द कभी मेरे बच्चों को अपना नहीं बना सकता, बाप का प्यार नहीं दे सकता। ये चाचू है, इसके भाई के बच्चे, खून का रिश्ता है। ये तो एक टाइम पर अगर कुछ डांटे का भी एक टाइम पर दर्द तो होगा, क्योंकि खून का रिश्ता है इसका। शाहिदा का 17 साला देवर जो अब उसका शौहर था, वो भी बीवी की जबान बोल रहा था और अपने घर वालों को बुरा भला कह रहा था। वो जगह इसकी है, शायदा की है, वो इससे छीन लेना चाहता है। बोलता है जगह मेरे नाम पे कर। ये भी कैसे करे? वो बोल रहा है अपने बच्चों के नाम पे करूँगा, जब बड़े हो जाएंगे उनके ही नाम पे करूँगा। मेरा भाई को इस वजह से काबू किया है, मैं इसके साथ निकाह करूंगा, मैं जगह अपना करूंगा, फिर मैं हुसैन को छोड़ दूंगा। उसका कहना यही है। अभी इस वजह से अपना बात छुपा रहा है, सच्चाई पेश नहीं कर रहा। शाहिदा ने दौरान गुफ्तगू ये एतराफ भी किया कि उसका शौहर हीरोइन और दूसरी नशाआवर चीजें बेचता था। और खुद पीता था ना, अपने खर्चे के लिए पीता भी था, बेचता भी था थोड़ा बहुत। शब्बीर ने शाहिदा, उसकी नंद और देवर की बात पूरी तवज्जो से सुनी, लेकिन इसके बावजूद वो कोई फैसला नहीं कर सका कि जालिम कौन था और मजलूम कौन। शब्बीर की समझ में एक ही बात आई, और वो ये कि इस सारी कहानी में इंसानी रिश्तों से ज्यादा जमीन और जायदाद की अहमियत थी। शाहिदा अपने मुबैना हक से दस्तबरदार होगी कि नहीं, ये तो नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता शब्बीर को डर है कि कहीं जायदाद का ये तनाजा उसके नए रिश्ते को भी खत्म न कर दे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। शब्बीर ने राजनपुर में एक ऐसे गरीब तालिब इल्म को देखा है जिसने रिक्शा चलाकर तालीम हासिल की, और जब उसके मैट्रिक का नतीजा निकला तो उसके पास DI खान के बोर्ड ऑफिस जाने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं थी। मोहम्मद खमीसा मुसाफिर को रक्शे में बिठाकर ले जा रहा था, और उसने अपने बराबर में अपने बेटे अयास को भी बिठा रखा था। खमीसा ने रास्ते में अपने बेटे को उतार दिया और मुसाफिर को लेकर आगे बढ़ गया। अयाज रक्शे से उतरकर स्कूल चला गया और उसका बाप दिन भर रक्शा चलाता रहा। उस दिन खमीसा को एक ही सवारी मिल सकी थी, और फिर शाम को जब वो घर लौटने लगा तब भी एक सवारी मिली थी। खमीसा शाम की सवारी को छोड़कर एक परचून की दुकान पर रुक गया। दिन भर की मामूली कमाई से उसने बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ चीजें खरीदी और रक्शा लेकर अपने घर आ गया। खमीसा ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर एक रिक्शा लिया था ताकि वो और उसके बच्चे गुजर औकात कर सकें। खास तौर पर वो अपने बड़े बेटे अयास की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता था। खमीसा का बेटा अयास मैट्रिक का तालिब इल्म था। खमीसा जब भी घर में अपने बेटे को पढ़ता लिखता देखता तो उसकी तबीयत खुश हो जाती। खमीसा को पूरा यकीन था कि बेटे की मेहनत रंग लाएगी, और एक दिन वो पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। खमीसा सुबह जब घर से निकलता तो बेटे को स्कूल छोड़ता हुआ जाता था। अयास को पूरा एहसास था कि उसका बाप कितनी मशक्कत करता था। एक बार खमीसा सवारी को बिठाकर ले जा रहा था कि रास्ते में रक्शे का टायर पंक्चर हो गया। सवारी पैसे दिए बगैर रास्ते ही में उतर गई। अयास भी अपने बाप के साथ था और उसे स्कूल की देर हो रही थी, लेकिन वो बाप के साथ रक्शे का व्हील खोलने में मदद देने लगा। बाप ने बेटे को काम से रोक दिया और उसे जबरदस्ती स्कूल भेजकर खुद टायर उठाकर पंक्चर की दुकान की तलाश में निकल खड़ा हुआ। रात दिन मेहनत मशक्कत करने की वजह से खमीसा काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन वो एक बाहिम्मत आदमी था। खमीसा ने इसी हालत में पंक्चर लगाया और जब रक्शा स्टार्ट करने लगा तो इंजन में भी कोई खराबी हो गई। वो काफी देर तक रक्शा स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा, जिसके बाद वो रक्शे को धक्का लगाता हुआ घर ले आया। उस दिन धंधा ना होने की वजह से खमीसा के घर में खाना नहीं पक सका था, और जब अयाज स्कूल से घर लौटा तो अपने बहन भाइयों को
भूखा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने फैसला कर लिया कि वो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मशक्कत करेगा। बाप ने बेटे को सख्ती से मेहनत मुशक्कत करने पर मना कर दिया था और सिर्फ पढ़ाई पर दिल लगाने के लिए कहा था, क्योंकि जल्द ही उसके मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। अयाज इंतहाई नामसायद हालात में इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था और उसका बाप हस्बे मामूल बच्चों की रोजी के लिए रक्षा चला रहा था। एक रात अयाज की अचानक आंख खुल गई तो उसने देखा कि उसका बाप तेज तेज सांसें ले रहा था। उसे तेज बुखार था। उस रोज अयाज पहली बार रिक्शा चलाकर अपने बाप को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने वहां जो कुछ बताया वो सब कुछ सुनकर अयाज का दिल दहल गया। अयाज बाप को रक्शे में बिठाकर घर ला रहा था। इस दौरान उसका बाप बुरी तरह खांसता रहा और उसके हाथ पांव भी कांप रहे थे। अयाज ने घर आकर रक्शा खड़ा किया। दूसरे ही दिन अयाज ने फैसला कर लिया कि अब वो बाप को हरगिज काम नहीं करने देगा। अयाज ने घर की किफालत के लिए रिक्शा चलाने का फैसला कर लिया था। वो साइंस ग्रुप छोड़कर आर्ट्स ग्रुप में आ गया था ताकि उसे रोज स्कूल ना जाना पड़े। इम्तिहानात से कुछ महीने पहले अयाज ने अपना ग्रुप तब्दील कर दिया था और अब नए सिरे से नए मजामीन की तैयारी कर रहा था। अयाज का बाप बिल्कुल पलंग से लग चुका था, लेकिन अयाज ने हिम्मत नहीं हारी और सुबह से शाम तक रक्शा चलाने लगा। वो रक्शे में किताबें भी साथ रखता था और जब कहीं खड़े होकर सवारी का इंतजार करता तो इस दौरान अपना मुताला भी जारी रखने की कोशिश करता था। अयाज न सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ रक्शा चला रहा था, बल्कि घर आकर वो घर का काम काज भी करता था। बाप के इलाज पर घर की सारी जमा पूंजी भी एक एक करके बिक गई थी और नौबत फाकों तक आ गई थी। जिला राजनपुर की तहसील जामपुर की करीबी बस्ती शाह बहादुर वाले के रिहायशी अयाज की पढ़ाई बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। देखते ही देखते अयाज के इम्तिहानात के दिन आ गए। उसने जैसे तैसे मैट्रिक के पर्चे दिए और नतीजे की फिक्र ना करते हुए वो दोबारा मेहनत मुशक्कत में लग गया। वो कभी अपने बाप को रिक्शे में बिठाकर अस्पताल ले जाता और कभी अगर इत्तेफाकन जेब में पैसे होते तो अपने छोटे बहन भाइयों को सैर करवाने के लिए ले जाता। बदतरीन हालात की वजह से अयाज सख्त मायूस हो चुका था और उसे यकीन हो गया था कि मैट्रिक पास कर भी लिया तो कौन से उसके हालात सुधर जाएंगे। मगर वो करता भी तो क्या करता। एक दिन अयाज के उस्ताद ने इत्तला दी कि मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और डेरा गाजी खान बोर्ड ने उसे डेरा गाजी खान बुलाया है। रिजल्ट की इत्तला सुनने के बावजूद अयाज पर मायूसी तारी रही। जामपुर से डेरा गाजी खान जाने के लिए उसके पास किराया तक नहीं था। जब ये बात अयाज के एक दोस्त को पता चली तो उसने जबरदस्ती अयाज को कुछ पैसे दिए ताकि वो डेरा गाजी खान जा सके। अयाज उसी शाम बस में बैठकर डेरा गाजी खान के लिए रवाना हो गया और जब वो डेरा गाजी खान बोर्ड पहुंचा तो उसने देखा कि हॉल में बहुत से लोग मौजूद थे और स्टेज से ऐलानात किए जा रहे थे। अयाज का नाम पुकारा गया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जब ये ऐलान किया गया कि जामपुर के एक गरीब तालिब इल्म अयाज ने मैट्रिक के इम्तिहानात में 822 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है तो अयाज को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। यह है वो मनाजिर। अपनी कामयाबी की खबर लेकर अब अयाज घर वापसी के लिए दोबारा बस में बैठ गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जल्द अज जल्द घर पहुंच जाना चाहता था ताकि माँ बाप और भाई बहनों को खुशखबरी सुना सके। अयाज बस से उतरकर जल्दी जल्दी घर पहुंचा तो सीधा बाप के पास पहुंच गया। बाप बिस्तर पर पड़ा था और वो बोलने या हिलने जुलने के भी काबिल नहीं था। उसके सुनने की सलाहियत भी खत्म हो चुकी थी। होनहार बेटे ने बाप को कामयाबी की खबर सुनाई तो बाप ने इशारों की मदद से बेटे को दुआ दी। ये है वो मनाजिर। अयाज असी बहुत लायक आदमी है, बहुत लायक बच्चा है। वाले साहब असद कई नू माँ को बीमार है, सारे दम मरीज है।
ये रक्षा चला चलाते अपने वालिद का इलाज भी करें रह गए, अपने भेण वीराने का कफालत करें रह गए। हुकूमत को इमदाद को दी बीमारी वास्ते। दरअसल मेरे उस्ताद वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, और कुछ मेरी अपनी भी मेहनत थी, कुछ गुर्बत थी। वालिद साहब रिक्शा चलाते थे। अब 8 महीने कबल उन्हें फालिज का एक अटैक हुआ था, जिसके नतीजे में वो डिसेबल हो गए हैं और वो चलने फिरने से कासिर हैं। घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। मैं 8 माह से रिक्शा चलाकर बहन भाइयों की कफालत कर रहा हूँ और वालिद साहब का इलाज भी कर रहा हूँ। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि मेरे वालिद साहब का किसी अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए। ये रिक्शा चलाते बच्चे को पलंग रह गए और आप वालिद साहब 1 साल 2 महीने थी गए तकरीबन। वो चरपाई चलाते थे, फालिद मरीज है, वो गरीब है, घर को चल खड़े और रिक्शा चलाते। मेहरबानी थी सके हुकूमत दी तो लिहाजा मदद करें। अयाज का बाप अपाहजों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। अयाज ने मैट्रिक में नुमाया कारकर्दगी तो दिखा दी है, लेकिन उसके कांधों पर पूरे घर की कफालत का बोझ है। शब्बीर का कहना है, अगर सरकारी सतह पर अयाज जैसे बाहिम्मत और होनहार तालिबे इल्म की मदद न की गई तो शायद वो अपना तालीमी सिलसिला जारी न रख सकेगा। शब्बीर का ये भी कहना है कि अयाज के बाप का इलाज कराया जाए और अयाज को मजीद पढ़ाई के लिए वजीफा दिया जाए ताकि वो अपने घर वालों का सहारा बन सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।